नीव ने डिसाइड कब किया कि अब मुझे डॉक्टर बनना है और एमबीबीएस के लिए जाना है, स्कूल जाना है और फिर उसके बाद कोचिंग जाना है, फिर सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पा रहा है, दिन में सिर्फ 24 ही घंटे हैं, मैं कैसे स्ट्रेच करूं? नहीं, बहुत होता था। स्कूल से इवन आके कई बार 15 मिनट्स उसके लिए जो कैब उसको लेने आते थे उसके ड्राइवर पर्सन, तो 15 मिनट्स रह जाते थे तो हम लोग ऐसे खड़े रहते थे कई बार ना गेट पे कि जल्दी से बैग दे दो, हाथ से खाना खिलाने लगते थे फटाफट, क्योंकि 15 मिनट वो बुक से पढ़ता था और एक जना खिलाता था, मींस क्योंकि वो ही वांटेड टू सेव दैट टाइम। तेंदुलकर वाली पूरी कहानी लग रही है मेरे को कि एक कोई पैर दबा रहा है, नहीं, ही वांटेड टू सेव टाइम, क्योंकि हमें उसमें लगता था था वो इतने हार्ड वर्क कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं एज ए पेरेंट। एक्चुअली मुझे पढ़ने का बचपन से बहुत शौक था, बट ये है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी थी कि मैं खुद वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाई, तो मेरा भी एक ना ड्रीम था। मैंने काफ़ी पेरेंट्स को ये भी देखा है कि थोड़ा सा डाउन जाता है तो बहुत ही रूडली या बहुत ही ख़राब तरीके से। दूसरा ये बहुत मैंने देखा है कि तीसरे पर्सन के सामने उसको एम्बैरेसिंग लगता है जब आप उसको डाउन करते हो। आपको अपने बच्चे को टॉपर बनाना बहुत अच्छी बात है, बट क्या आप टॉपर के पेरेंट्स बन सकते हो? ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। सो हेलो, कैसे हो मेरे नीट स्पॉट के वासियों भाई लोग। आप लोगों को मैंने पिछली बार कई सारे मेडिकल स्टूडेंट से मिलवाया, डॉक्टर से मिलवाया, उन सब के बारे में कहानियां बताई, बट आज का एपिसोड सीजन 3 के लिए बहुत ज़्यादा खास है। क्यों खास है? क्योंकि आज के एपिसोड में हमारे साथ कोई कैंडिडेट या कोई नीट एस्पिरेंट या कोई एमबीबीएस स्टूडेंट या कोई डॉक्टर नहीं है। हमारे साथ वो लोग हैं जो एक्चुअल में डॉक्टर को बनाते हैं। नहीं, मैं किसी फैकल्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे लोगों की जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है जिनका एक टॉपर बनाने में। एक पेरेंट्स। अब पेरेंट्स का जो रोल होता है ना नीट की प्रिपरेशन में, वो बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड होता है, क्योंकि सब लोग क्रेडिट देते हैं टीचर्स को, क्रेडिट देते हैं कोचिंग को, क्रेडिट देते हैं कई बार नीट प्रेप को, बट जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है और फर्स्ट हैंड जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाना चाहिए वो जाता है पेरेंट्स को। तो ऐसे ही एक पेरेंट्स हैं हमारे साथ आज। एक लड़का है नीव मनकड़, AIR 58। AIR 58 लाना नीट 2025 के एग्ज़ाम में, भाई सब जानते हैं इस बार क्या लेवल ऑफ एग्ज़ाम था और किस तरीके से एग्ज़ाम में बच्चे पैनिक करें। उस सिचुएशन में बच्चे ने काम और कंपोजर अपना एकदम रिलैक्स रहा और फिर उसके साथ प्रिपरेशन के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन के एक्सपीरियंस के साथ साथ उसने एग्ज़ाम को दिया, और अटेम्प्ट करने के बाद उसे जो चीज़ें पता लगी वो चीज़ें आज जानेंगे, और ये जानेंगे कि नीव की जो जर्नी है, जो उसकी नीव रखी गई MBBS की, वो कैसी थी। तो उसके पेरेंट्स का सबसे पहले स्वागत करते हैं और जानते हैं उनके बारे में। तो सर और मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। फाइन। सो आप अपने बारे में कुछ बताइए। सर पहले आप बताइए। मेरा नाम डॉक्टर मीत मांकड़ है और मैंने भी 12th साइंस के बाद तब तो मेरिट हुआ करता था, स्टेट मेरिट, और उसके ऊपर से हमको MBBS में एडमिशन्स मिल जाता था। सो आई हैड अ वेरी गुड मार्क्स देयर एंड आई गॉट एडमिशन। मुझे MBBS में जामनगर गुजरात में जो MP शाह मेडिकल कॉलेज है उसमें जो एडमिशन मिल गया। मैंने अपने MBBS पूरा करके वहीं पे MS ऑफ्थेल्मोलॉजी, आई सर्जन का डिग्री भी ले लिया। उसके बाद मैंने अलग अलग सिटीज़ में काम करके फाइनली अभी मैं एट प्रेजेंट आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस 24 ईयर्स से मैं ऑफ्थेल्मोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो यही है कि जर्नी बहुत लंबी होती है एक डॉक्टर के लिए, लेकिन एक बार पूरी कर दो फिर उसके बाद यू आर वेरी मच सेटिस्फाइड विथ योर लाइफ। नाइस। मैम आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम सोनल है, नीव की मदर हूँ मैं। एक्चुअली मुझे पढ़ने का बचपन से बहुत शौक था, बट ये है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी थी कि मैं खुद वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाई, तो मेरा भी एक ना ड्रीम था कि जब नीव कि मैं नीव के साथ इतनी मेहनत करूं कि कुछ अच्छा बने, या वो जो चीज़ें मैं नहीं कर पाई या जो प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिला वो सब कुछ मैं उसे दे सकूं, और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, ऐसा मुझे पहले से ही था। अच्छा, आप लोग मेरे को भी थोड़े टाइम हमारी जब बात चल रही थी तो बता रहे थे कि नीव को कभी भी ये नहीं बोलना पड़ता था कि पढ़ लो बेटा, उसको हमेशा ये बोलना पड़ता था कि रुक जा भाई, ब्रेक ले ले। तो कैसा रहता था उसकी जो 10th से 11th का जो ट्रांजिशन था उसका कैसा था,
और कैसे उसने अपने आप को बदला? 10th में आप मार्क्स उसके बता रहे थे। हाँ 99.6 हम्म, गुजरात रैंक फर्स्ट रैंक था वो। हम्म, एंड बट हाँ ये मैं नहीं कहती कि बहुत छोटा जब था, जब बच्चे एकदम नर्सरी केजी सीनियर फर्स्ट टू फिफ्थ, वो बहुत ज़्यादा नोटी था। बहुत मतलब इतना ज़्यादा कि अगर अभी कोई पहले उसे देखे अभी देखे तो उसे बहुत मेजर चेंजेस लगेंगे। तो मुझे ऐसे याद है कि उसको खेलने का और ये सब बहुत शौक बचपन से ही था। बट एक दो बार जब वो मैंने उसको ऐसे कहीं एग्ज़ाम्स में मैं उसको पार्टिसिपेट कराती थी, क्विज कॉन्टेस्ट होते थे, जितने भी ओलंपियाड्स होते थे। बट वो उस टाइम पे उसे ऐसा होता था कि मैं जैसे मेरी मम्मी थोड़ी स्ट्रिक्ट है या मुझे दूसरे बच्चों से ज़्यादा फोर्स करती है कि आप ये पढ़ो या ये एग्ज़ाम दो, उसके फ्रेंड्स खेलते थे तो मैं उसके पीछे फोर्स करती रहती थी, हमेशा बोलती थी। बट एक दो बार ऐसा हुआ कि उसका रैंक बहुत अच्छा आया तो उसे बहुत अप्रिशिएट किया गया क्लास में, टीचर्स प्रिंसिपल सर ने उसे अवार्ड दिया। तब से उसके अंदर ना एक स्पार्क जैसा हुआ कि ये तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तब धीरे धीरे वो अपने आप सिंसियर, आफ्टर 5th स्टैंडर्ड मैंने एक चेंज देखा उसके अंदर कि वो अपने आप ही सेल्फ स्टडीज़ करने लगा है। जिन चीज़ों के लिए मैं फोर्स करती थी फिर मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। फोर्स मतलब कैसा फोर्स था मीन्स आपका? फोर्स मीन्स वही एक बच्चों का रहता है ना कि अरे शाम का टाइम हो गया, बस अपना इतना होमवर्क कर लो, बस बहुत है। जितना मैं सुनती थी अपने सर्कल में या कहीं देखती थी कि नहीं जैसे कुछ एक्स्ट्रा करना है, तो एक रूटीन स्टडीज़ नहीं कि बच्चे बस स्कूल गए हैं और होमवर्क हो गया और ये नहीं। मेरी पहले से आदत थी नर्सरी से कि मैं उसके लिए पेपर्स बनाती थी कि जो स्कूल में चल रहा है या करा रहे हैं उससे कुछ ज़्यादा थोड़ा एक्स्ट्रा हम करें। क्योंकि जो ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करता था तो जो बच्चे उससे कभी रैंक आगे लेके आते थे तो मैंने कंपेयर किया कि कहाँ ये लैग कर रहा है, क्यों बोलते वो यही है कि सेम सिलेबस है। बट मैं देखती थी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड का पेपर है तो उसका लेवल हाई होता था, सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड। तो धीरे धीरे जैसे भी जितना मैं मतलब जितनी मेरी नॉलेज थी या सोसाइटी में सबसे पूछ के ऐसे फिर धीरे धीरे उसको अपने हिसाब से प्रिपेयर कराती थी मैं। तो वो इतने छोटे बच्चे तो इतने सिंसियर होते नहीं हैं। तब उसको ऐसा लगता था कि थोड़ा मेरे साथ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, दूसरे बच्चे खेल रहे हैं तो मुझे क्यों फोर्स किया जा रहा है उस वे में। बाकी पर सर ने एक चीज बताई थी कि वो तो स्पोर्ट्स में भी था। हाँ वो तो मतलब दोनों चीजों में फिर कैसे एक्सेल किया उसने? सर आप थोड़ा सा बताएं उस बारे में। स्पोर्ट्स में बिकॉज वो दिल्ली पब्लिक स्कूल में था तो पहले से ये सब स्कूल में थोड़ा स्पोर्ट्स का भी एनकरेजमेंट मिलता है तो वो भी था। और सोसाइटी में हम रहते थे तो उसमें भी बच्चे शाम को खेलते थे, संडे संडे क्रिकेट खेलना ये वो। तो उसका इंक्लिनेशन ये नहीं था कि सिर्फ मैं पढ़ूँ, ही वॉज इंक्लाइन टुवर्ड्स स्पोर्ट्स ऑल्सो। तो दोनों का पर बिकॉज जैसे ही हायर स्टडीज़ में जाते हैं बच्चे तो टाइम कंस्ट्रेंट बहुत रहता है। स्कूल भी होता है आजकल बिकॉज ऑफ दिस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, दे हैव टू जॉइन सम क्लासेस कोचिंग व्हाटएवर। तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत उसको फील होता था कि आई एम बिट बीइंग कट फ्रॉम स्पोर्ट्स। बट थोड़ा बहुत उसको उसका सेक्रीफाइस भी देना पड़ा इनिशियली। बट समहाउ वो कभी कभी टाइम मैनेज करके वो स्पोर्ट्स में थोड़ा बहुत अपने आप अपने थोड़े रिफ्रेशमेंट के लिए ही वॉज ट्राइंग टू मैनेज दैट थिंग अलॉन्ग विद स्टडीज़। पर उसको ये था कि अब जब ये लेवल पे आना है तो मुझे इसमें अभी थोड़े टाइम इसमें ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बिकॉज जैसे ही सुना कि लास्ट ईयर उससे पहले नीट वॉज गोइंग वेरी ईजी, मोस्ट ऑफ देम वेर अचीविंग वेरी गुड मार्क्स, अबाउ 700 आप देखो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को आते थे। 720 थे, 17 बच्चों के। 724 का रिजल्ट देख के तो और लगा कि अगर 25 में भी सेम स्ट्रेटेजी रही एनटीए की तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज देन वो एक जनरल क्वेश्चन पेपर में कॉम्पिटिटिवनेस बाहर नहीं आती। वो जो इंटेलिजेंस है जो अभी जैसे 25 में वो एक्सपीरियंस किया कि इसमें जो एकदम एनटीए ने ऐसा पेपर निकाला कि उनको था कि एक चर्निंग हो गया कि बहुत सारा चर्न करके जो एकदम अच्छे जो सही में अपने आप को प्रूव कर पाए वो ही अचीव्ड एंड वी वर वेरी हैप्पी। क्योंकि हमने उसकी वो 11th-12th की जर्नी देखी है। उसको भी ये रेफरेंस से ही पता चला एक उसके फ्रेंड के कि एक नीट प्रेप एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्वेश्चन का लेवल वाज रियली दे आर वेरी गुड। तो वो तुरंत उसने बिना सोचे उसके बारे में थोड़ा देखा ऑनलाइन और फिर तुरंत उसने उसके लिए अप्लाई कर दिया नीट प्रेप के लिए। एंड फ्रॉम 11th वो ऑलमोस्ट 11th पूरा हो गया, 12th में ही ज़्यादा नीट प्रेप के जो
पेपर्स आते थे रेगुलर वो प्रैक्टिस करता था। ऐसा नहीं कि आज मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई साथ में, क्योंकि दूसरे दिन एलन के भी कभी टेस्ट होते थे तो दोनों मर्ज हो जाना वो भी एक था, एक स्ट्रेस था दूसरे टेस्ट। तो फिर भी along with 12th he did not take a drop। so उस टाइम उसको ये उसके मन में ये था कि कोई भी टेस्ट मिस नहीं करना, भले मेरी प्रिपरेशन थोड़ी कम रही होगी, एटलीस्ट आई शुड गो एंड अटेम्प्ट दैट थिंग। तो नीट प्रेप के जितने भी पेपर्स थे, एलन के जितने भी टेस्ट थे, आज तक हमने नहीं सुना है कि उसने मिस किया हो। इवन थोड़ा बहुत फीवर होता था तो भी क्रोसिन लेके वो टेस्ट देने तो जाता ही था। तो आई वुड लाइक टू टेल ऑल द पेरेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स कि कोई भी टेस्ट भले आपकी प्रिपरेशन भी नहीं हो, एटलीस्ट आप जाके अटेम्प्ट करो, बिकॉज वो अटेम्प्ट करके 10 क्वेश्चन भी आप कर पाओगे तो आपको लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, साइकोलॉजिकल स्टेटस पता चलेगा एग्जाम कैसे देनी है। क्योंकि एक बार अगर आप टेस्ट मिस करने की आदत डालोगे फिर वो हैबिट बन जाएगी एंड देन इट वुड बी डिफिकल्ट। क्योंकि लास्ट में तो आपको लोग ऐसे भी सुना है कि रोज के 2-2, 3-3 पेपर सॉल्व करते थे। तो वो भी मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा देते हैं। दिसंबर ऑनवर्ड्स आई थिंक इफ दे हैव एग्जाम इन मे तो दे स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट राइट फ्रॉम दिसंबर। 2-2-3-3 इतने मॉक टेस्ट देते थे। तो प्रैक्टिस जितनी भी मैंने ओवरऑल सबका सुना, जितने भी ऑल इंडिया रैंक टॉप 50 या 60 स्टूडेंट्स सब ने यही बोला कि वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव मैक्सिमम टेस्ट, मैक्सिमम जितने भी आप क्वेश्चन पेपर्स, जितने भी अलग अलग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे वो आपको ये लास्ट लेवल पे जो इस बार पेपर हुआ उसमें वही हेल्प किया, बिकॉज मैक्सिमम प्रैक्टिस कभी ऐसा हुआ था कि नीव पेपर दे के आया एंड हर जगह के टेस्ट सीरीज में चलता है कि 2024 के लेवल से हम लोग पेपर बनाएंगे, तो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गए, बट नीट प्रेप में ऐसा था कि इरिटेट करते हैं पूरी तरीके से, इतना टफ दे देते थे कभी कभी। तो कभी इरिटेटेड सा आया कि यार इस बार टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गया मेरा, मतलब क्या करूं मैं, ऐसा कुछ कभी फ्रस्ट्रेशन ऐसा दिखाई दिया? ऐसा नहीं, वो बहुत खुश होता था, ये चीज़ मार्क की है मैंने। वो जब भी नीट प्रेप का देता था टेस्ट तो मुझे कहता था मुझे मज़ा आ गया, लेवल बहुत ज़बरदस्त था और यही होना चाहिए। कहाँ मिलते हैं यार ऐसे बच्चे? मतलब उसे बहुत खुशी होती थी कि ये एक लेवल है, क्योंकि वो जल्दी अब उसका कितनी बार ऐसा होता 720 आ रहे हैं, 715 आ रहे हैं, तो वो ना सेटिस्फाइड नहीं होता था। तो उसे ऐसा ही लगता था कि नहीं कुछ और चैलेंजिंग कुछ नहीं था। हाँ। सही। अच्छा, आपने मुझे एक चीज़ और बताई थी कि 10th क्लास से पहले 11th क्लास से पहले उसने कहीं कोचिंग भी नहीं करी थी, ट्यूशन भी नहीं पढ़ा था। तो वो जो सेल्फ स्टडी का जो उसकी तैयारी थी वो फिर कैसे स्टार्ट हुई? मतलब वो आपकी जो बचपन से जो प्रिपेयर कर रहे थे उसको वो वहाँ से आया? वो तो आया ही, प्लस स्कूल भी उन लोगों का बहुत अच्छा था, स्कूलिंग टीचर्स बहुत अच्छे थे, बेस बहुत अच्छा था, तो वहाँ से एक हैबिट बन गई थी अपनी। अच्छा, तो वैसे मैं ये सवाल सबसे पहले पूछता हूँ, बट मिडल ऑफ द इंटरव्यू में मैं ये चीज़ पूछ रहा हूँ, नीव ने डिसाइड कब किया कि अब मुझे डॉक्टर बनना है और MBBS के लिए जाना है और नीट की तैयारी करनी है? ये डिसीजन कब लिया उसने? एज सच तो 9th 10th में ही डिसीजन ले लेना पड़ता है, क्योंकि 11th से वो जो है CBSE के हिसाब से आपको जाना पड़ता है, आइदर यू गो फॉर बायोलॉजी यू गो फॉर मैथ्स। तो 10th में 9th-10th से ही उसका साइकोलॉजिकली ही वाज ओरिएंटेड टुवर्ड्स बायोलॉजी, बट एट द सेम टाइम कभी कभी वो डायलेमा में आता था कि आई लव फिजिक्स एंड मैथ्स वेरी मच, मैथ्स तो मेरा बहुत फेवरेट है। एंड तो उसने एबेकस भी 10 लेवल का किया था ड्यूरिंग हिज बिफोर 7th, यूसीएमएस बोलते हैं एबेकस में, जो मेंटल मैथ्स होता है। तो अभी भी उसको वो फिजिक्स में, इवन 12th में के नीट में भी वो जो उसने किया था बेस, वो अभी फास्ट कैलकुलेशन को अभी भी हेल्प करता है। ही कैन कैलकुलेट सो फास्ट, लोगों को पेन पेपर चाहिए होता है टू कैलकुलेट सर्टेन थिंग्स, बट ही कैन कैलकुलेट मेंटली। तो उस टाइम उसको ये था कि मैं मैथ्स भी ले सकता हूँ, ये था। पर 9th-10th में उसने सोच लिया था, बिकॉज ही वाज सीइंग मी एज अ डॉक्टर, मुझे पेशेंट्स के फ़ोन आते हैं एंड हाउ पीपल ट्राई टू बिहेव विथ मी, कितना रिस्पेक्ट मिलता है। तो वो उसका थोड़ा ये था कि ये फील्ड में थोड़ा यू गेट अ जॉब सेटिस्फेक्शन। सो वो साइकोलॉजिकली ही वाज ओरिएंटेड। एट द सेम टाइम थोड़ा उसको मैथ्स का ये तो दुख था कि इसमें टोटली अवे फ्रॉम मैथ्स, बट एटलीस्ट फिजिक्स अभी तक 12th में फिजिक्स आता था, नीट में भी फिजिक्स आता था, बट स्टिल ही वाज वंडरिंग कि मुझे जेई लेवल का फिजिक्स करना अगर कोई बोले तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो इस बार जो पेपर आया उसमें काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि इवन नॉट एडवांस पर मेंस के जेई के क्वेश्चंस के लेवल के फिजिक्स के क्वेश्चंस थे, तो ही एन्जॉयड इट। सो दैट
that was his inclination towards, I think, every subject apart from biology, towards maths, physics, chemistry, everything. 12th फिजिक्स भी बहुत टफ था आपके घर से भी 12th का CBSE का physics भी tough था, but he scored 95 out of 100. So means he used to he wanted to appear for challenging things only. उसको ये लगता था कि सिंपल होना ही नहीं चाहिए. अभी भी ये पेपर आया उसके बाद he feels satisfied now that now onwards NTA should make it a habit. Nobody should cross 700. ये तो नीव के साथ बात करने में मतलब ऐसा लग रहा है मेरे को कि नीव के साथ अभी मेरी बात नहीं हुई है अब, बट वो VMMC में आ रहा है तो गाइस रेडी रहना, उसके साथ पॉडकास्ट कभी भी आ सकता है. जब नीट की तैयारी उसकी चल रही थी, एक तो पहला सवाल मैं ये पूछूंगा कि 10th to 11th का जो ट्रांजिशन होता है, कई बार बच्चों का जो होता है कि उसमें बहुत दिक्कत आती है क्योंकि 10th क्लास तक हम बहुत ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं. 11th क्लास में कुछ ऐसा होता है जो छूटता नहीं है. तो 10th to 11th का ट्रांजिशन, प्लस आपने बताया कि नीव ने कभी कोचिंग नहीं करी थी. सो मेरी लाइफ में भी एक ऐसा फेज़ रहा है जब मैं कोचिंग वगैरह नहीं जाता था, सेल्फ स्टडी से सारे काम करता था. बट फिर जब वही बच्चा कोचिंग में जाता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रेंट फील होता है. तो ये फ्रस्ट्रेशन हुई क्या कभी नीव को कि स्टार्टिंग के डेज में थोड़ा बहुत कि यार बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जा रहा है, स्कूल जाना है और फिर उसके बाद कोचिंग जाना है, फिर सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पा रहा है, दिन में सिर्फ 24 ही घंटे हैं, मैं कैसे स्ट्रेच करूँ? नहीं, बहुत होता था क्योंकि DPS जैसे स्कूल में विथ आपको ये हायर स्टडीज के लिए प्रिपरेशन करना, इट वाज बिट डिफिकल्ट बिकॉज DPS में वीकली टेस्ट होते थे. अपार्ट फ्रॉम दैट वो असाइनमेंट्स और ये और वो साथ में वो पेपर और प्रोजेक्ट्स और वो सब करना, और साथ में ये वीकली टेस्ट और दूसरे ये सब था. थोड़ा उसको इनिशियली लगा 11th वॉज क्वाइट उसके लिए था, बट देन ही मैनेज, उसको पता था कि करना ही है. और हम भी उसको यही बोलते थे कि ये इट इज़ इनएविटेबल, यू हैव टू, ये फिक्स है कि ये है ही, यू हैव टू बी. तो मैनेज कैसे किया उसने फिर? उसने वही स्ट्रेसफुल रहता था बहुत. स्कूल से इवन आके कई बार 15 मिनट्स उसके लिए जो कैब उसको लेने आते थे उसके ड्राइवर पर्सन, तो 15 मिनट्स रह जाते थे तो हम लोग ऐसे खड़े रहते थे कई बार ना गेट पे कि जल्दी से बैग दे दो, हाथ से खाना खिलाने लगते थे फटाफट क्योंकि 15 मिनट वो बुक से पढ़ता था और एक जना खिलाता था. मींस क्योंकि वो ही वांटेड टू सेव दैट टाइम. तेंदुलकर वाली पूरी कहानी लग रही है मेरे को कि एक कोई पैर दबा रहा है. नहीं, ही वांटेड टू सेव टाइम क्योंकि उसमें था इतने हार्ड वर्क करे तो हम क्या कर सकते हैं एज ए पेरेंट्स. तो थोड़ा सा बताइए उसकी दिनचर्या के बारे में, मेरे को काफी. सेकंड थिंग, उसका पहले से ही इंक्लिनेशन ये था कि वो थ्रू आउट क्लास में फर्स्ट आता था. तो वो थोड़ा सा अगर इफ ही विल बी डाउन फ्रॉम वॉट एवर ही वॉज, तो हम उसको यही बोलते थे किसी जीवन में फेलियर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अभी तुमको क्योंकि इस लेवल पे हो, वहाँ मैं MBBS में था, मैं भी 12th तक बहुत अच्छा स्कोर करता था. जब MBBS में सारे फर्स्ट वाले इकट्ठे होके MBBS में आते हैं और MBBS में 50% इज द पासिंग मार्क. ऐसा भी हमारे साथ भी हुआ है कि टर्मिनल जो इंटरनल एग्जाम है हमें 48-49 आए आउट ऑफ 100. तो उस टाइम फिर एक आदत, उस टाइम इतना सिवियर ब्लो लगेगा इफ अ पर्सन इज नॉट हैबिचुएटेड टू गेट दिस मार्क्स. तो हम उसको साइकोलॉजिकली यही प्रिपेयर करते थे कि ये आएगा, तुमको फेस करोगे तो ही तुमको आगे जाके ये स्टेबल बनाएगा कि 48 भी आएंगे और आ सकते हैं, आने ही चाहिए एक बार जीवन में. देन ओनली आपको वो एक लाइफ की हार्डशिप पता चलेगी. वरना आपको हर बार ऐसा लगेगा कि हर बार मुझे कंफर्ट जोन में रहना है. तो एवरीथिंग कंफर्ट जोन के बाहर करोगे या आएगा तुम्हारे साथ होगा, देन ओनली आपको जीवन की सच्चाई पता चलेगी. मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, मेरे को ये लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अब तो बच्चों का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा हो गया है. हमारे टाइम पे उतना एक्सपोजर था नहीं. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बोर्ड्स में कभी नेगेटिव मार्किंग आई नहीं. सीधा वहाँ जाके जब नेगेटिव मार्किंग आई और प्रिपरेशन के बारे में पता चला तो फिर एक बार को कल्चरल शॉक लगता है एकदम कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं कैसे फेल हो गया भाई. एक्चुअली उसके साथ हुआ था 10th के बाद जब वो 11th में गया तब उसको उसके अंदर एक फियर था कि सब बोल रहे हैं कि अच्छा 10th में इसने टॉप किया है वो, पर 10th तो कुछ भी नहीं, अभी आगे तो पूरा लेवल ही चेंज हो जाएगा. तो उससे यही लगता था सोसाइटी में एक इमेज है मेरी कि मैंने टॉप किया है तो वही एक्सपेक्ट करेंगे सब लोग. तो मुझसे तो वो भी एक स्ट्रेस बहुत लेता था उस चीज़ का कि मुझे उस चीज़ को मेंटेन करना है कि ये नहीं कि 10th तक टॉप किया आप फिर वापस आप डाउनग्रेड हो रहे हो. तो फिर आप उसको कैसे मोटिवेट करते थे? हम लोग बस ये कहा ना, हमें उसको ये समझाना पड़ता था कि फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि हमें यही टेंशन होता था. ऐसा सुनते हैं या देखते हैं कि कई बार बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं या बहुत टेंशन लेते हैं, तो कहते हैं इट्स ओके, सब चीज़ अच्छे के लिए ही है. तो उसको बहुत अपने को ऐसे नहीं सोचना है कि जैसे मैं फर्स्ट आ रहा था तो 3rd या 5th हो गया.
अच्छा, आप लोगों ने मुझे बताया था कि नीव के एग्ज़ाम जब करीब आ रहे थे तब काफ़ी ज़्यादा आपकी जो पर्सनल कमिटमेंट्स है वो बढ़ गई थी। बेसिकली जो घर में शादी ब्याह का माहौल है, फैमिली फंक्शंस है, वो ज़्यादा बढ़ गए थे। सो उस चीज़ को आपने और नीव ने मिलके कैसे मैनेज किया? और वो बहुत करीबी, मतलब करीब करीब, मतलब कि आप कह रहे हैं कि घर के आसपास का मामला था काफ़ी ज़्यादा। तो ये पहले से पता ही था, और नीव का ऐसा था कि वो इवन नेबर में भी कोई फंक्शन होगा तो ही वुड नॉट अटेंड इट, बिकॉज उसको ये था कि आई शुड बी स्टेबल. ही वॉज अवे फ्रॉम सोशल मीडिया. उसको आज तक इंस्टाग्राम अकाउंट भी नहीं था, और अभी हमने उसके फ्रेंड्स ने ये नीट का रिजल्ट आ गया उसके बाद फोर्सफुली बनवाया. तो अभी भी इसकी आदत नहीं है कि वो दिन में एक बार भी कभी इंस्टाग्राम खोलता होगा, क्योंकि वो उसको इंक्लिनेशन नहीं था. सेम थिंग, उसको इतना ग्लैमर या ये सब ज़्यादा करना, तो हम लोग को वो कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं करता था कि आप मेरे पास बैठे रहो, ऐसा वो कभी नहीं बोलता था. इवन ऐसा भी था कि हम अहमदाबाद टू बड़ौदा 2-2, 3-3 दिन बाहर रहते थे फंक्शंस में, तो वो अकेला घर पे रहा. आई थिंक दैट वाज जस्ट 2 or 3 months बिफोर नीट. सो खाने वाने का कैसे, मतलब खाने का मैनेज हो जाता था. ऐसे तो है नहीं, मतलब फिर मैम ने बताया ना कि आप लोग खिलाते थे नहीं, उसको। वो तो वो उस बहुत पूरा starting phase है। पूरा बहुत तब तो starting- जाना होता था. अब तब तो वो जब घर पे ही school था, क्योंकि था। सब अच्छा। बंद हो गया था, खाली टेस्ट ही जाने तो वो ऑनली. अकेले रहता था? अकेले मैनेज कर Maid लेता था. servant तो एटलीस्ट था मेड घर पे, सर्वेंट तो थे, पर वो कर लेता था। नहीं, एटलीस्ट बट स्टिल पेरेंट्स हाँ, चाहिए। वो- हाँ. है। लेकिन ये है कि उसकी मम्मी इतना प्रिपरेशन में, उसकी मदर उसके साथ 1-2 बजे तक उसको, ही इज नाइट ऑल जैसा है कि रात को ही जागता है, सुबह उठ निशाचर नहीं है पाता. एकदम। हाँ, तो रात को 1-2 बजे तक पूरे टाइम, अभी 3 साल से उसकी मम्मी रात को उसके साथ उसको मोटिवेट करने के लिए बैठे. उसको भी लगता है कि मम्मी साथ में होगी तो आई वुड बी एबल टू. आपकी नींद का क्या होता था फिर? मेरी भी ऐसा ही, मुझे भी यही हैबिट हो गई है. इवन नीट के बाद भी मैं और नीट की यही हैबिट है कि 12:30-1 बजे तक तो हम जागते ही हैं, क्योंकि और फिर बॉडी उसके बाद उठते कब वो? उठ नहीं, वो तो क्लासेस होती थी ऐसे तो अभी भी 7 o'clock, 7:30 उठ जाते हैं, पर यही है. क्योंकि वो फेज ऐसा है ना, ऐसा लगता है बच्चों के लिए क्या हम कर सकते हैं. मतलब देखो, यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है. देखो, हमेशा मैं एक चीज़ बोलता हूँ, आपको अपने बच्चे को टॉपर बनाना बहुत अच्छी बात है, बट क्या आप टॉपर के पेरेंट्स बन सकते हो? ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है. तो पेरेंट्स के साथ पॉडकास्ट करने का मेरा जो मतलब है, मेरा जो मकसद होता है, मेरा जो मोटिव होता है उसके पीछे का, वो ये होता है भाई कि आप देख रहे हो सर के अपने पर्सनल कमिटमेंट के साथ साथ वो खुद एक डॉक्टर हैं. रात को कितने बजे घर पे आ रहे हैं, कितने बजे नहीं आ रहे हैं, पेशेंट्स के कॉल आ रहे हैं, और वो सारे कमिटमेंट्स के साथ साथ मैम जो है नीव के साथ पूरा कोप अप कर रही हैं. 1-1:30 बजे 2 बजे तक जाग रहे हैं ये लोग. और बेसिकली कितना टीवी और फोन आप लोगों का कितना था? आप लोगों के एंटरटेनमेंट का क्या था? हमें भी नहीं, एक हैबिट हो गई थी ना घर में, किसी को टीवी देखने की हैबिट ही नहीं रही थी. जैसे क्योंकि नीव की एक हैबिट थी कि वो बंद रूम में नहीं पढ़ सकता था. उसने सारी पढ़ाई अपने हॉल में बैठ के, उसको बस एक ये था कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे सब फैमिली मेम्बर्स दिखते रहें. एक कमरे में वो बैठ के कभी पढ़ नहीं सकता था, इसलिए उसे डिस्टर्ब ना हो तो हम लोग बहुत कम. अरे अब तो पढ़ना पड़ेगा ना. अब कैसे एडजस्ट करेगा? और वैसे भी सोशल मीडिया से बहुत दूर रहता है वो. नहीं, सोशल मीडिया से दूर रहता है, ये तो बहुत बढ़िया बात है. ये सबसे बड़ी सुपर पावर है. ये तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी, आज के टाइम पे सबसे बड़ी बहुत सुपर बड़ा पावर है. डिस्ट्रैक्ट है बच्चों के लिए. बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है. बट स्टिल जो नीव के साथ आप लोग जुड़े रहे, सर एक बार आप अपने बारे में बताइए. मैम ने तो बताया कि मैम पूरा टाइम उसके साथ रहती थी. आपका कैसा रहता था? कि मेरा ऐसा होता है क्योंकि मैं 3 ब्रांचेस में मुझे हैंडल करनी होती है सर्जरीज. तो मैं यूजुअली आई लीव एट 7-7:15 अर्ली इन द मॉर्निंग. सर्जरीज होती है तो फ्रैंकली स्पीकिंग नीव, हाँ, वो डिस्कस करता था हर एक सब्जेक्ट मेरे साथ, पर जितना उसकी मदर ने उसके साथ जो, सो आई वॉज नॉट एबल टू गिव मच टाइम. ये है कि बस उसको, और उसको वैसे देखा जाए तो नीव को कभी हमारे ऐसे स्टडी पर्पस के लिए कभी उसका हमारे तरफ ऐसा कुछ रहा नहीं कि उसको हमसे कुछ चाहिए था, बिकॉज ही मैनेज टू डू ऑन हिज ओन. सारे टीचर्स हैं आजकल तो यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे मीडियम हैं. कोई भी टॉपिक ना पता चले तो यू कैन सर्च, जो हमारे टाइम शायद मोबाइल भी नहीं थे, ऐसा था. तो हाँ, पर मुझे उस टेस्ट, वो उसकी पहले से बचपन से आदत थी शेयरिंग.
कुछ भी अगर कोई बच्चे ने उसको धक्का भी मारा होगा ना, थर्ड में या फोर्थ में या सेकंड में, वो आके तुरंत जैसे ही बस से उतरता था तुरंत बोलना शुरू कर देता था, गड़गड़ 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 पूरा जैसे एक उल्टी कर दी उसने हमारे साथ। तो उसकी पहले से आदत थी, स्कूल में जो भी 3-4 घंटे में उसके साथ हुआ, ही वुड शेयर विथ बोथ ऑफ अस। तो उसकी ये आदत हमको बहुत अच्छी लगती थी कि कभी कुछ हमसे वो छुपाता नहीं था। तो अभी भी इस लेवल पे भी अगर उसके जैसे आज एलन में ये हुआ, आज हुआ ये हुआ, आज नीट पेपर के टेस्ट इसमें भी ये हुआ, कुछ क्वेश्चन ऐसे आए, तो जो भी कुछ हुआ, ये मैं सिली मिस्टेक हो गई, मुझे थोड़ा ये इसमें ये नहीं करना था, तो शेयरिंग करता है, हम लोग सुन लेते हैं उसको। तो उस वही एक उसको एक मोटिवेशन लग, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है बच्चों को कि भले टॉपिक हमको नहीं पता हो इन डेप्थ, पर एटलीस्ट दे वांट कि समवन ये पेपर दे के आए तो एटलीस्ट डिस्कस करता था कि आज इतने क्वेश्चन मेरे रह गए, ये वो तो शेयर करता था वो, उसके लिए शायद वो एक मोटिवेशन वो होता था। सो दैट्स आई थिंक। अब नीट की तैयारी से थोड़ा 3-4 महीना पहले चलते हैं। अभी 3-4 महीने पहले एक चीज़ हुई है। 4 मई 2025 को नीट का एग्ज़ाम जब हुआ था, तो हम सबको पता है कि किसी को भी नहीं पता था एग्ज़ाम सेंटर से निकलने के बाद कि सबके लिए एग्ज़ाम टफ आया। तो नीव का क्या रिएक्शन था, और आप में से कौन गया था उसे एग्ज़ाम दिलाने? हम दोनों दोनों जने गए थे। हाँ, दोनों गए तो थे। जब फर्स्ट आपने उसका रिएक्शन देखा, जब वो बाहर निकला, क्या था रिएक्शन उसका? वो ऐसे बहुत हमको एक्चुअली क्या था, नीव आया उससे पहले काफ़ी कैंडिडेट्स आना शुरू हो गए बाहर। तो लिटरली वी सो मैनी चिल्ड्रन क्राइंग हमको दिखे, कोई ऐसे कांप रहा था, कोई ऐसे अलग अलग। तो हमको लगा डेफिनेटली कुछ आज पेपर बहुत टफ है, अंदर टफ आया है। और जैसे ही फिर नीव आया तो वो एकदम ऐसा नहीं था, नर्वस नहीं था, पर वो थोड़ा ऐसे, हाँ उसको सर दुख रहा था, फेस थोड़ा वो डिस्टर्ब था उसको। कोई भी चाइल्ड जब आ रहा था तब उनको ये नहीं पता था कि सबका खराब गया है। नीव भी सेम रिएक्शन के साथ आया, उसने बोला मेरा तो बहुत अच्छा नहीं हुआ, जिस लेवल का मैं प्रिपरेशन करता था और जैसे इजी गोइंग एक पूरा मेथड होता था, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। तब हमने उसको बताया, हमने कितने लोगों को मैंने पूछ लिया था उससे पहले, तो मैंने बोला सब यही बोल रहे हैं। तब उसको थोड़ा ऐसा साइकोलॉजिकली रिलीफ मिला कि पेपर ही, और उसको लगा कि मेरा बिगड़ा, कि शायद वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि सही में पेपर का लेवल इतना टफ था या मैंने कुछ इसमें ये था। तो उसकी वजह से, और उसको ये था कि एग्ज़ाम सेंटर पे ही 10 to 15 मिनट्स उसको लेट मिला था पेपर। समहा वो सुपरवाइज़र ने जल्दी पेपर का सील नहीं खोला, एनवेलप और वो सब बहुत देने में टाइम, तो ऑलरेडी वो 10-15 मिनट्स बैक चल रहे थे। और सबसे पहले इन लोगों को प्रैक्टिस ये थी कि दे यूजुअली सॉल्व्ड बायोलॉजी फर्स्ट, फॉलोड बाय केमिस्ट्री, एंड दे वुड गो फॉर फिजिक्स इन द लास्ट। सो बायोलॉजी स्टार्ट किया, उनका एक टाइम, एक हर एक बार एक शेड्यूल रहता था कि 45 मिनट्स में बायोलॉजी शुड गेट कंप्लीटेड। इंस्टेड ऑफ दैट इट टुक ऑलमोस्ट 70 मिनट्स टू कंप्लीट बायोलॉजी। बायोलॉजी वाज वेरी लेंथी, एट द सेम टाइम ट्विस्ट था थोड़ा काफ़ी। तो बायोलॉजी फटाफट पूरा किया, केमिस्ट्री भी थोड़ा मॉडरेटली टफ था, और जब फिजिक्स हाथ में आया तो इट वाज इवेंचुअली वेरी टफ। बताया था कि पहला जो क्वेश्चन आया था, हाँ फिजिक्स का पहला क्वेश्चन, और 45 था शायद उसका। और लास्ट जो पेपर खींच लिया सुपरवाइजर ने, क्योंकि टाइम ओवर हो गया था, और एक्चुअली जो पहले के 10 to 15 मिनट्स लेट मिला उसकी वजह से उसको फिजिक्स में जो टाइम चाहिए था, लास्ट 4 क्वेश्चन तो उसने देखे भी नहीं है कि क्वेश्चन के, और फिर बाद में पता चला कि इसका मैं आराम से आंसर आई वुड हैव बीन एबल टू गिव दैट। तो वो अगर और 4 क्वेश्चन कर पाता तो आई थिंक, और क्या अगर 2 क्वेश्चन भी और कर लेता तो रैंक अलग थी, सीधा एम्स दिल्ली आता। वो अभी भी इस बात के लिए अभी भी रिग्रेट कर रहा है। बट उसका मुझे आज भी याद है कि उसने क्या बोला था। उसने मुझे अब याद है, उसने बोला कि बीजे मेडिकल कॉलेज जो गुजरात का टॉप कॉलेज माना जाता है, वो उसी को एम लेके चल रहे थे बच्चे। तो बोले वो भी मेरे हाथ से गया, और मुझे बोले मैनेजमेंट कोटा में लेना पड़ी, मेरे लिए शेम ऑन मी, ये उसके वर्ड्स थे। तो हमने तो उसको ये तक भी कहा कि कोई बात नहीं, तू ड्रॉप लेके नेक्स्ट ईयर देना, अगर तुझे है कि मुझे अच्छी रैंक अचीव करनी है। तो ये सारी बातें हो रही थी, पर ये रैंक लाएगा वो
हम लोगों को। और जब आंसर की आई फिर उसको लगा कि नहीं स्कोर, फिर भी सबके स्कोर सुने तब पता चला कि ही इज हैविंग, और वो कंसिस्टेंट। जब फाइनल रैंक मिली तब क्या था? सेम था। नहीं, रैंक का तो इट वाज सरप्राइज फॉर अस। उसको भी सरप्राइजिंग लग रहा था क्योंकि ऐसे पता चल रहा था कि बहुत कम स्कोर इस बार होगा, पर फिर भी वो बोल रहा था कि अभी और लोग उभर के आएंगे बाहर से बाद में। साउथ के बच्चे अभी नहीं दिखा रहे हैं, पर बाद में फिर बोलेंगे कि इनके मार्क्स बहुत, तो वो काफी ओवरटेक कर जाएंगे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि नोबडी फ्रॉम तमिलनाडु और तेलंगाना इतने लेवल पे जो हर बार आते हैं इतने आए, तो वही था कि धीरे धीरे उसको ये थोड़ा पॉजिटिव रहता था कि स्कोर उसका अच्छा आया। फिर भी टॉप 200 और टॉप 200 आ जाएगा, टॉप 300, ये रैंक प्रेडिक्टर्स के अकॉर्डिंग हम लोगों को बताता था अपनी रैंक की। बट फाइनली अब VMMC सफदरजंग उसको मिल रहा है, तो अभी उसका और आपका क्या रिएक्शन है? कैसे, मतलब क्या फीलिंग्स है अंदर? बेस्ट मेडिकल कॉलेज है। हाँ, बेस्ट मेडिकल कॉलेज है, पर फिर भी उसको ये सेम रिग्रेट एम्स खटकता है, क्योंकि उसके साथ जो 3-4 फ्रेंड्स थे उसमें उन लोगों को थोड़ा ऐसा था कि नीव भी हमारे साथ होता। तो कौन कौन है उसके दोस्त? एम्स दिल्ली में उसके दोस्त? हाँ, अच्छा। इस बार गुजरात में से काफ़ी। दूसरा, उसको ये थोड़ा रिजर्वेशंस का भी लगता है कि रिजर्वेशन वाले काफ़ी जो 700s में हैं वो भी एम्स दिल्ली में हैं और वो नहीं हो पाया। तो ये सब फैक्टर्स से उसको थोड़ा लगता है, पर हम यही समझाते हैं कि फाइनली, और फिर अभी वो सोचता है कि मैं नीट पीजी में इतना करूँगा कि मैं एम्स दिल्ली में नीट पीजी करूँगा। तो ठीक है, और हमने ये बोला ऐसा कुछ नहीं होता, सब इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से अच्छे ही होते हैं। MBBS हमको ये कॉलेज में गया है, बेंचमार्क हमको लगता है एम्स, पर एम्स के लेवल के दूसरे भी होते हैं। सो अभी जिस कॉलेज में गया वो बेस्ट है। हाँ, वो तो बेस्ट, वो ऑल इंडिया लेवल पे काफी बेस्ट कॉलेज है। और फाइनली भगवान जो देता है वो आपके हिसाब से आपको बेस्ट ही देता है, कोई भी स्टूडेंट हो XYZ। सही बात। सो फाइनल कोई एडवाइस आप देना चाहते हो पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को टॉपर बनाना चाहते हैं? क्योंकि बेसिकली टॉपर हर किसी को चाहिए, बट टॉपर के पेरेंट्स किसी को नहीं बनना है, तो क्या एडवाइस होगी उन लोगों के लिए? सोशल मीडिया, क्योंकि एज ए डॉक्टर ऑल्सो मेरे पास हर सेकेंड और थर्ड पेशेंट के पेरेंट्स यही कंप्लेन लेके आते हैं, राइट फ्रॉम 4th और 5th स्टैंडर्ड, कि ये मोबाइल छोड़ते ही नहीं है। जैसे स्कूल से आते हैं दे टेक अप द मोबाइल, तो आप इनको समझाइए, ये फिर खाना ठीक से नहीं खाते हैं इसलिए इसके नंबर बढ़ते जा रहे हैं। मेरे पास वैसे, हाँ, तो हम यही बोलते हैं, सी डॉक्टर, हम तो आपके क्लासेस काफी फैंसी है। हाँ, मुझे थोड़ा शौक है चश्मों का, तो मेरे पास 50 to 60 पेयर्स हैं ग्लासेस। एक बार उधर हो जाइए, एक बार 50-60 पेयर्स ऑफ ग्लासेस हैं, अभी भी मैं लेता रहता हूँ भाई साहब। तो पेरेंट्स को यही, क्योंकि एज ए डॉक्टर मेरे पास जो प्रोफेशन में पेरेंट्स लेके आते हैं कंप्लेन, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि आपके साथ बच्चा आपका ज़्यादा रहता है। आप, वो हमको बोलते हैं कि डॉक्टर आप एक बार उसको बोल दीजिए कि मोबाइल नहीं यूज़ करें। मैंने बोला हम एक बार बोलेंगे वो मोबाइल नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि अब क्या है कि स्पून फीडिंग जब कराते हैं, बच्चा 6 महीने का होता है, वो खाता नहीं है, तो आप सीधे उसको कार्टून वगैरह देख के उसको खाना खिलाने के लिए एक मीडियम देते हो, तभी से वो एक हैबिट बन जाती है, और वो फिर एक हैबिट ऐसी बन जाती है कि वो रील्स पे आ जा गया, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम अकाउंट, ये वो। तो मुझे लगता है अगर ये पार्ट भी अगर बच्चा समझ के छोड़ दे फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स, तो मुझे लगता है 50% काम बच्चे का हो जाएगा। बस फिर 50% उसको खाली मेहनत करने के लिए मोटिवेट करना है। ये अगर 50% ये कर देगा, अगर वो मोबाइल छोड़ देगा, खाली फ़ोन कॉल्स करने के लिए, या यूट्यूब में आप अच्छे वीडियोस जो आपको एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए यूज़ करो तो ठीक है, पर ये सब अकाउंट बनाओ ही मत, हो तो उसको डिलीट कर दो। उसके अलावा गेमिंग वगैरह भी आजकल सब होता है, ये सब। ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है सोशल मीडिया, क्योंकि नीव खुद हेल्प लेता था यूट्यूब के थ्रू, पर एक जजमेंट बच्चों को आना चाहिए कि क्या हमारे लिए फ्रूटफुल है, क्या चीज़ हमें करना चाहिए, क्योंकि बहुत यूज़ करते हैं बच्चे आप लोग ये सब, ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा ऑनलाइन,
तो नो डाउट उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, पर जजमेंट आना चाहिए। पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? पेरेंट्स के लिए क्या एडवाइस है? उन्हें अपने बच्चों को नीट का टॉपर बनाना है। आपने तो बना दिया अपने बच्चों को, आप राज जो है वो आप अपने साथ लेके जा रहे हो। पेरेंट्स को यही है कि बच्चा अप्स एंड डाउन्स बहुत आएंगे ये जर्नी में। तो मैंने काफ़ी पेरेंट्स को ये भी देखा है कि थोड़ा सा डाउन जाता है तो बहुत ही रूडली या बहुत ही ख़राब तरीके से। दूसरा ये बहुत मैंने देखा है कि तीसरे पर्सन के सामने उसको एम्बेरेसिंग लगता है जब आप उसको डाउन करते हो। तो मेरे पेरेंट्स से यही है कि आप टीचर्स के साथ या तो पर्सनल जाके डिस्कस करो 1-to-1, लेकिन हर बार जब बच्चे के साथ आप टीचर्स के बाद तब सीधा 100% बच्चे का ही फॉल्ट है इस तरीके से कंप्लेन करते हो अगर टीचर्स को, तो उसको वो बहुत एम्बेरेसिंग लगता है। तो ये क्योंकि अब वो एक एडोलेसेंट ग्रुप में आ जाते हैं और ये बहुत ही सेंसिटिव एज ग्रुप है, तो उस टाइम आई एडवाइज एज ए डॉक्टर ऑल्सो कि वो एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि कैसे टैकल किया जाए चाइल्ड के साथ साइकोलॉजिकली, क्योंकि वो जैसे छोटे बच्चे के साथ बिहेव करते हैं ऐसे ही इस एज में बिहेव करते हैं। तो फिर वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके पढ़ाई पे भी असर करता है और फाइनली रिजल्ट पे भी। So that is very important. They should be like friends rather than parents. मम्मियों के लिए क्या एडवाइस है आपको? वैसे तो आजकल सभी पेरेंट्स अवेयर हैं हर एक चीज़ों से, और यही है कि कंपेयर ना करें बच्चे को, जो उसमें क्वालिटीज़ हैं उसे एक्सेप्ट करें, और बच्चा खुद ही जजमेंट ले लेता है कि वो कितना कर सकता है, और ये मुझे लगता है इनबिल्ट ही होता है। हम ये नहीं बोलते कि हमने नीव को स्कॉलर बनाया है, बट उसकी अपनी क्वालिटीज़ हैं ये सारी, तो बस उसके अकॉर्डिंग ही सब पेरेंट्स को भी जाना चाहिए, बच्चों को भी डिसीजन लेना चाहिए। बढ़िया बढ़िया। सो थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। होपफुली आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें अब क्लियर हुई होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें समझ आई होंगी। इस पॉडकास्ट का वही पर्पज़ है कि बेसिकली पेरेंटिंग जो होती है उसमें क्या छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो आप बदल के देख सकते हैं। और ऑलमोस्ट हर पेरेंट्स जो इस पॉडकास्ट पे आए हैं जिन्होंने बात करी है, वो डंडे के जोर पे अपने बच्चे को उन्होंने नीट का टॉपर नहीं बनाया, उन्होंने प्यार से, मेहनत से, लगन से बनाया। अब यहीं से हम लोग इस पॉडकास्ट को यहीं पे पूर्ण विराम लगाते हैं और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। दिस इज शिवा मौर्य और ये नीव के पेरेंट्स डे। थैंक यू वेरी मच।